Hello everyone, I'm your host Aditya and welcome to Geopolitics Simplified। आज हम लोग बायोग्राफी सीरीज में पहला बायोग्राफी देखने जा रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों के सामने उस शख्स को लाया हूं जो मेरी भी काफ़ी फेवरेट पर्सनालिटी हैं, जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्टे। इतिहास में नेपोलियन को विश्व का सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है। दुनिया में कई ऐसा योद्धा हुए जिनका नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। ऐसे ही योद्धा थे फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ब्रिटेन के महान योद्धा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कहते हैं कि युद्ध के मैदान में वो अकेले ही 40,000 योद्धाओं के बराबर थे। एक आम आदमी से बादशाह तक की गद्दी तक का जो नेपोलियन का जिंदगी का सफर रहा है वो बेहद ही दिलचस्प रहा है। उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। इतिहासकार के अनुसार अंग्रेजों ने उसे आर्सेनिक का विष देकर मार डाला। आइए हम लोग इसको क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं और जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। कॉर्सिकन चाइल्डहुड लाइफ ऑफ नेपोलियन। कॉर्सिका एक पहाड़ी द्वीप है जो फ्रांस और इटली के बीच में स्थित है। फ्रांस और कॉर्सिका का यूनिफिकेशन मई 1969 को ही हुआ था और 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिका द्वीप के अजाचियो जो कॉर्सिका की कैपिटल थी में उसमें जन्म होता है नेपोलियन का। मतलब नेपोलियन का जन्म फ्रेंच टेरिटरी में हुआ था, न कि रिपब्लिक ऑफ कॉर्सिका में। नेपोलियन की फैमिली ओरिजिन जो थी वो इटली से थी और वो कॉमन फैमिली से थे। बहुत ही कॉमन फैमिली, मतलब नॉर्मल घर जैसे थे। वो बहुत ही अमीर नहीं थे, मेरा बोलने का मतलब यह है। पिता एक वकील थे जिनका नाम चार्ल्स बोनापार्ट था, जो फ्रेंच दरबार में कॉर्सिका का प्रतिनिधित्व करते थे। बचपन से ही नेपोलियन की जो माता थी वो लिटिसिया रेमोलिनो, वो उनकी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी मदद लेती थी, उनकी काफ़ी रुचि लेती थी ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख ले। वो उसे बचपन से ही वीरों की कहानी सुनाया करती थी। इसके विपरीत नेपोलियन अत्यंत ही उद्दंड, पढ़ाई से दूर भागने वाला और क्रांतिकारी स्वभाव वाला बालक था। द क्राफ्ट ऑफ यूजिंग आर्म्स। उसके उद्दंड व्यवहार के कारण ही उनके पिता ने उन्हें एक सैनिक स्कूल में भर्ती करवा दिया, जहां उसने 1784 में तोपखाने से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए पेरिस के लिए मिलिट्री कॉलेज में प्रवेश लिया। उनके टैलेंट के कारण उनको स्कॉलरशिप भी मिली थी। याद कीजिए, वो कोर्सिका से फ्रांस आए थे ना, पेरिस आए थे, तो बचपन में उनका ज़्यादा समय बुक्स के साथ भी बीता, क्योंकि उनके साथी लोग जो थे ना वो उनको बहुत चिढ़ाते थे और उनको धमकाते रहते थे। इसका एक रीज़न ये भी था क्योंकि उनको फ्रेंच अच्छे से नहीं आता था। वो बेसिकली थोड़ी बहुत इटली जानते थे और स्पेनिश बहुत अच्छे से बोलते थे। उनका मेन लैंग्वेज स्पेनिश था उनको, और उसकी वजह से उनके दोस्त चिढ़ाते थे, क्योंकि वो फ्रांस आए हुए थे तो वहाँ पर लोग ज़्यादातर लोग तो फ्रांसी बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं। नेपोलियन एक कैथोलिक क्रिश्चियन थे। जब वो 16 साल के हुए तो उस समय उनका जो डैड थे वो स्टोमक कैंसर से चल बसे। उनकी प्रतिभा को देखकर फ्रांस के राज के तोपखानों में उसे एक सब लेफ्टिनेंट की नौकरी मिल गई थी, जिसे उन्हें 2.5 शिलिंग प्रतिदिन वेतन मिलता था, जिससे वो अपने 7 भाई बहनों का पालन पोषण करते थे। जबकि वो फैमिली में सबसे बड़े नहीं थे, वो फैमिली में अपने सेकेंड नंबर मदर थे। उनके जो बड़े भैया का नाम था, उनका नाम जोसेफ था। उनके जो व्यक्तिगत गुण और उनका साहस को देखकर फ्रांस के तत्कालीन जो भी बड़े बड़े नेता थे वो उनसे प्रभावशाली हो जाते थे और उसका परिचय बहुत उनसे प्रगाढ़ होता चला गया टाइम के साथ साथ। पहले उनको कैंपस प्लेसमेंट में जो नीचे सोल्जर रैंक मिली थी सब लेफ्टिनेंट वाली, अब वो उनको आंतरिक सेना का सेनापति तक बना दिया गया, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन स्किल भी गजब का था। हिज फर्स्ट फ्यू बैटल्स 1989 to 98। जब वो केवल 23 साल के थे तो उन्होंने पास्कल पॉली के लिए लड़ा। पास्कल पॉली वो लीडर थे जो फ्रांस से कॉर्सिका का इंडिपेंडेंस चाहते थे, लेकिन जब पॉली जीत गए वो नेपोलियन के अगेंस्ट हो गए। ऐसे पॉली ब्रिटिशर्स के मदद लाए थे। उनके फैमिली को फ्रांस से भाग जाना पड़ा और इस घटना ने नेपोलियन को फ्रेंच नेशनलिस्ट बनाने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। हालांकि वो पॉली को अपना मेंटोर मानते थे और उनसे वो काफ़ी कुछ सीखते थे। उनके मन में उनके लिए लव हेट बना रहा उसके बाद भी। याद कीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जब नेपोलियन का जन्म हुआ था उस समय कोर्सिका फ्रांस के अंडर था, तो लीगली तो वो नेपोलियन फ्रेंच ही थे ना। साल 1793 में फ्रेंच जो किंग थे लुइस 16, तो उनका कत्ल कर दिया जाता है और फ्रांस जो है अब मोनार्की छोड़कर एक रिपब्लिक बन जाती है, जिसको गणतंत्र कहते हैं ना हम लोग।
तो नेपोलियन का उदय जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे शुरू से ही होता है। उनका जो उदय, नेपोलियन के उदय तक फ्रेंच जो क्रांति था वो पूर्ण अराजकता में परिवर्तित हो चुका था। नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सेना में के जो भी स्थापित रैंकों के माध्यम से शीघ्रता से प्रमोशन हुआ, क्योंकि वो बहुत लड़ाइयाँ जीत रहे थे। नेपोलियन को फ्रांसीसी क्रांति की संतान भी माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति बेसिकली 1789 से 1799 के बीच माना जाता है। नेपोलियन ने एक लंबा राजनीतिक आंदोलन और फ्रांसीसी क्रांति के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय राजनीतिक क्लब के एक युवा नेता के रूप में उसे तत्परता से जैकोबियंस के लिए अपना समर्थन दिखाया। जैकोबियंस एक्चुअली में उन लोगों को कहा जाता था जो जैकोबियन क्लब के मेंबर्स थे। ये लोग वायलेंट रेवोल्यूशन में यकीन रखते थे और मोनार्की के खिलाफ थे। नेपोलियन फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध में लड़ा तथा 1793 में ब्रिगेडियर जनरल के रूप में उन्हें प्रमोशन मिल गया। ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो। उत्तरी इटली में जो ऑस्ट्रियाई लोग थे तो उनके खिलाफ जीत के बाद उन्होंने कैंपो फॉर्मियो की संधि पर विचार किया। नील नदी का युद्ध, बैटल ऑफ नाइल। उन्होंने इजिप्ट को जीतने का प्रयास किया, लेकिन नील नदी के युद्ध में होरेसियो नेल्सन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया। द फ्रेंच कॉन्सुलेट। 18 ब्रूमेयर का तख्त पलट। इस घटना में नेपोलियन एक ऐसे समूह का हिस्सा थे जिन्होंने फ्रांसीसी निर्देशकों को सफलतापूर्वक उखाड़ फेंका। जो डायरेक्टरेट था फ्रांस का, जिसमें बेसिकली 5 लोग शुरू में रहते थे, तो उसको 3 सदस्य वाणिज्य दूतावास के साथ परिवर्तित कर दिया गया। नेपोलियन पहला काउंसिल यानी कि वाणिज्य दूत का जो पहला मेंबर बन गए, जिससे वो फ्रांस के प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में उभर के सामने आए। मतलब पहले क्या था ना, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, मोनार्की हट गई थी, तो उस समय पे एक डायरेक्टरेट सिस्टम लगाई गई थी फ्रांस में, जिसमें 5 लोगों का काउंसिल बना हुआ था। तो उसको कू कर दिया, उसको कू करके तख्ता पलट कर दिया किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। उसने 3 लोग सदस्य बनाया, उसको लीड नेपोलियन बोनापार्ट ही कर रहे थे। तो अब फ्रांस का सबसे पावरफुल इंसान कौन बन गया? नेपोलियन बोनापार्ट। मारोंगो की लड़ाई। नेपोलियन की सेना ने फ्रांस के जो स्थायी शत्रुओं में से एक ऑस्ट्रिया को हराया और उसे इटली से बाहर कर दिया। इस जीत ने नेपोलियन की शक्ति को प्रथम जो काउंसिल थे उसके रूप में स्थापित करने में बहुत मदद की। इसके अतिरिक्त 1802 में ब्रिटिश और फ्रांस ने युद्ध को समाप्त करते हुए जो आपस में संधि साइन की, अमीन्स की संधि, तो उसके वजह से भी उन लोगों के बीच में 1-2 साल तक शांति बनी रही। द कोरोनेशन ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट, जिनको नेपोलियन फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 2 बार शादी की। एक थी जो जोसेफिन, उनकी पहली बीवी, और दूसरा था उनसे बाद में उनका डिवोर्स हो गया था, अलग हो गए थे, वो सेपरेट हो गए थे। और जो सेकंड शादी की थे मैरी लुइस को, जो कि ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। नेपोलियन प्रथम फ्रांस का जो सम्राट था वो देखते हैं कि 1802 में के संवैधानिक सुधार के परिणाम स्वरूप नेपोलियन बोनापार्ट जीवन के लिए पहला काउंसिल बन गया, जो एक तानाशाही से कोई कम नहीं था। फिर बाद में 1804 में नॉट्रे डेम कैथेड्रल, जो एक आपका चर्च था, उसमें एक आयोजित में भव्य समारोह के दौरान नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। जो 1803 से 1815 का टाइम है ना, उसको हम लोग बोलते हैं नेपोलियन वॉर्स। तो यूरोपियन जो देश थे उसमें फ्रांस का एक गठबंधन संघर्षों के एक श्रृंखला में लगा हुआ है, जैसे कि हमेशा लड़ाई वहाँ होता चला आ रहा है। तो नेपोलियन की 1802 की शांति संधि बहुत ही अल्पकालीन थी, और क्योंकि 1803 से ब्रिटेन और फ्रांस फिर से युद्ध में लिप्त हो गए, और उसके बाद में रूस के साथ, फिर ऑस्ट्रिया के साथ, तो ये लड़ाई चलता रहा 1803 से 1815 तक, 12-13 साल तक। तो इस पीरियड को हम लोग नेपोलियन युद्ध कहते हैं, द नेपोलिक वॉर्स। द कॉन्क्वेस्ट। वर्ष 1803 से 1815 तक फ्रांस जो है वो नेपोलियन से संबंध युद्धों में लगा रहा, जो कि यूरोपीय देशों के विभिन्न गठबंधनों के साथ प्रमुख संघर्ष की एक श्रृंखला थी। लुइसियाना खरीद। वर्ष 1803 में आंशिक रूप से भविष्य के युद्धों के लिए धन जुटाने के साधन के रूप में नेपोलियन ने उत्तरी अमेरिका में फ्रांस की लुइसियाना क्षेत्र को एक नए स्वतंत्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को $15 मिलियन में बेच दिया। इस लेन देन को बाद में लुइसियाना खरीद के रूप में भी जाना जाता है, हम लोग कहते हैं उसको। और वो बेसिकली इसलिए लिए थे ताकि उसको पैसे को फिर इन्वेस्ट कर सके लड़ाई में। टैफ्लेगर की लड़ाई। तो अक्टूबर 1805 में अंग्रेजों ने टैफ्लेगर की लड़ाई में नेपोलियन को बेड़े को सफाया कर दिया। हालांकि उसी वर्ष दिसंबर में नेपोलियन ने वो प्राप्त किया जो ऑस्ट्रेलिट्ज की लड़ाई में उसकी सबसे बड़ी जीत की एक रीजन माना जाता है। उनकी सेना ने ऑस्ट्रेलियाई और रूसियों को हराया।
जीत के परिणाम स्वरूप पवित्र रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ और राइन परिसंघ का निर्माण हुआ। महाद्वीपीय प्रणाली, यह ब्रिटिश वाणिज्य एवं व्यापार को समाप्त करके ग्रेट ब्रिटेन को पंगु बनाने के लिए नेपोलियन द्वारा डिजाइन की गई नाकाबंदी थी। यह काफ़ी हद तक अप्रभावी साबित हुई और अंततः नेपोलियन के पतन का कारण बनी। उन्होंने क्या किया था कि जो ब्रिटेन था ना, उनका नेवी को उन्होंने नेवी ब्लॉकेट कर दिया था चारों तरफ से अपना सेना को, मतलब ताकि वो बिजनेस ना कर सके यूरोप के साथ। फिर उसी तरह से यह नेपोलियन के अन्य सैन्य विकर्ण के दौरान जो इबेरियन प्रायद्वीप है, इबेरियन जो है, तो वहाँ पर भी नियंत्रण के लिए उन्होंने फ्रांस की आक्रमणकारी नीति के खिलाफ स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और पुर्तगाल द्वारा लड़ा गया सैन्य संघर्ष था। तो उन्होंने सबके साथ लड़ाई किया ऑलमोस्ट वहाँ पे, और सबको जीता और अपने मिला लिया। ऑलमोस्ट यूरोप उनके कब्जे में ही था। द रिट्रीट फ्रॉम रशिया, रूस का आक्रमण। नेपोलियन ने यूनाइटेड किंगडम पर शांति स्थापित करने के लिए दबाव बनाने को ब्रिटिश व्यापारियों के साथ व्यापार बंद करने हेतु रूस के जार अलेक्जेंडर को गुप्त रूप से मजबूर किया। वर्ष 1812 में रूस के जो विनाशकारी आक्रमण के बाद फ्रांसीसी प्रभुत्व का तेजी से पतन हुआ। वर्ष 1812 में कई कारणों के चलते नेपोलियन रूस पर विजय प्राप्त करने में विफल रहे, जैसे कि दोषपूर्ण रसद था उनका, मतलब उनका रसद खत्म हो रहा था, खराब था बहुत ही, वहाँ का जो प्रतिकूल मौसम अच्छा नहीं था, काफ़ी बीमारी लोगों को हो रहा था उनके सैनिकों को, और अनुशासन ठीक नहीं था उनका सैनिकों का। तो इन सब वजह से वो रूस से हार गए, क्योंकि रूस में ठंडा पड़ चुका था, तो उनको पता था, वो अर्थ स्कॉच पॉलिसी यूज़ कर रहे थे रशिया वाले। द वाटरलू। फिर क्या हुआ कि 1815 में नेपोलियन 26 फरवरी को मुख्य भूमि फ्रांस भाग द्वारा पेरिस में उत्साही भीड़ द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे यूरोप में चोरी हुई फ्रांसीसी संपत्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास शुरू कर दिया। उसके पास फ्रांस पर 100 दिन के शासन के रूप में जाना जाता है। एक संयुक्त ब्रिटिश और प्रशिया सेना से लड़ने के लिए फ्रांसीसी सेना ने 1815 में बेल्जियम पर आक्रमण किया और लिगरी में प्रशिया की हार हो गई। वाटरलू में 18 जून को ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की कमान के तहत ब्रिटिश आर्थर वेलेस्ली ने प्रशिया की मदद से फ्रांसीसी को निर्णायक रूप से नष्ट कर दिया। यूरोप में नेपोलियन का खतरा लड़ाई से हमेशा के लिए समाप्त हो गया। जून 1815 में नेपोलियन को एक बार फिर सत्ता से हटा दिया गया। सेंट हेलेना पर निर्वासन, द नेपोलियन एक्साइल ऑन सेंट हेलेना। तो नेपोलियन को अंग्रेजों ने अफ्रीका के पश्चिमी तट से करीब 2000 किलोमीटर दूर सेंट हेलेना के अटलांटिक महासागर द्वीप पर कैद कर लिया। द्वीप से किसी भी तरह से बचने के लिए उन्होंने सेंट हेलेना और यूरोप के बीच स्थित उजाड़ अंसेस द्वीप जो थे, दोनों में सैनिकों की एक छोटी सी चौकी भेजने की सावधानी बरती। 5 मई 1821 को जब वे वहाँ थे तो 51 वर्ष या 52 वर्ष के आसपास उनकी उम्र में उनकी अचानक निधन हो गया। माना जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट को पेट में कैंसर के होने की वजह से उनकी मौत होगी। हालांकि ये भी अफवाह था कि उन्हें जहर दे दिया गया है। उन्होंने सीन नदी के तट पर दफनाने का रिक्वेस्ट भी किया था, क्योंकि उनका कहना था कि वो फ्रेंच लोगों से काफ़ी प्यार करते हैं, लेकिन उनको द्वीप में ही रखा गया, अंग्रेज उन्हें नहीं जाने दिए, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उनके जो खाने में आर्सेनिक मिलाकर ब्रिटिशर्स ने उनको मार दिया, जबकि ब्रिटिशर्स के अनुसार उनको कैंसर हुआ था। 1840 में फ्रांस में उनके अवशेष को फ्रांस लाकर पूरे राज्य जो सम्मान के साथ उनको अंतिम संस्कार किया गया। सिविल कोड एंड सोशल रिफॉर्म, उन्होंने क्या क्या सोशल रिफॉर्म लाए थे। देखिए, नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए सुधार यूँ तो उन्होंने बहुत काम किए थे, जैसे संविधान निर्माण किया था, शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार किए थे, फिर धार्मिक सुधार किए थे। नेपोलियन कोड उन्होंने बनाया था जो कि काफ़ी फेमस है, अभी हम लोग उसके बारे में डिटेल देखेंगे। सामाजिक जो क्षेत्र में सुधार किया था उन्होंने, इस तरह से बहुत सारे काम किए थे। हम लोग कुछ मेन देखते हैं, ठीक है। नेपोलियन संहिता कहते हैं उसको, नेपोलियन कोड, जो कि उन्होंने 1804 में 21 मार्च को नेपोलियन ने फ्रांस की एक नई सिविल कोड लागू की, जिसे नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। और आज भी जो हम लोग सीआरपीसी यूज़ करते हैं ना, उसमें भी कुछ उसका अंश मिलेगा आपको उसमें। तो कितना वो मतलब धांसू था वो उस टाइम पे बना हुआ। इनके जन्म के आधार पर, उसमें बेसिक जो था कहानी कि उसके जन्म के आधार पर विशेष अधिकार जो दिया गया था धर्म के आधार पर या जन्म के अधिकार पर, तो उन सबको उन्होंने हटा दिया कि धर्म को स्वतंत्रता होगी और कोई किसी को बाय बर्थ राइट नहीं मिलेगा, तो ये सब उन्होंने हटा दिया और सरकारी नौकरी सिर्फ योग्य लोगों को मिलेगा बाय मेरिट। इसमें आपराधिक कोड जो थे, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना इंडियन पेनल कोड, अभी आईपीसी वगैरह, तो जो भी आपराधिक कोड थे, तो सैन्य कोड और नागरिक कोड जो सीआरपीसी लोग कहते हैं, तो उन सबको मिला के बिल्कुल एक कमर्शियल कोड बनाया गया था। नेपोलियन संहिता ने नेपोलियन के नए संविधान का पालन किया, जिसमें पहला काउंसिल बनाया गया था, और ऐसे काउंसिल का जो तानाशाही रूप में काम कर रही थी, जिसका हेड कौन थे, नेपोलियन खुद ही थे।
दास्ता और सामंतवाद के खिलाफ उन्होंने बहुत काम किया, जो स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए और फ्यूडलिज्म को ख़त्म करने के लिए। तो दास प्रथा जो थी उससे मिडियोबल यूरोप में एक ऐसी स्थिति थी जिसमें काश्तकर किसान भूमि के वंशानुगत भूखंड और अपने जमींदारी की इच्छा से बंधा हुआ था। वो फ्यूडलिज्म 10वीं और 13वीं शताब्दी में यूरोप में बहुत ही कॉमन व्यवस्था थी, तो उनके खिलाफ उन्होंने बिल्कुल लड़ाई लड़ी। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना भी की 1800 ईस्वी में। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी नेपोलियन ने स्कूलों में एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना की, जिसमें उसको लाइसी कहा जाता है, जो अभी भी उपयोग में है फ्रांस में। वो एजुकेशन फॉर ऑल और सबके एजुकेशन के लिए वो एजुकेशन फॉर ऑल के लिए वो सपोर्टर थे। आई होप आप लोग भी नेपोलियन की बायोग्राफी से काफ़ी कुछ सीखे होंगे कि कैसे एक कॉमन आदमी अपने टैलेंट, जज्बात और अपने मेहनत का बूते अपना नाम जो है हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में छपवा लेता है। बाय द वे, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग जियोपॉलिटिक्स सिंप्लीफाइड। शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद रहिए। बाय बाय, सायोनारा।